बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि एक साल बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की होने वाली है मुलाकात। जानिए क्या है खास बात, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार के इन 2 जिलों में ही तेजी के साथ फैल रही है डेंगू। बड़ी संख्या में रोज मिल रहे हैं मरीज, वजह भी आई है सामने। पूरे बिहार में तेजी के साथ फैल रही है लंपी वायरस। बीमार होने पर पशुओं में दिखते हैं ये लक्षण। जाने कारण और बचाव के उपाय, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। 19 जिलों में बूंदाबूंदी, इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में आज का मौसम और पूर्वानुमान, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार में शिक्षकों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। +2 शिक्षकों में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक्शन में आई जेडीयू। नीतीश करेंगे बड़ा जुटान। दलित पिछड़ों को साधने के लिए बनाया ये प्लान। सूरज की किरणों से जगमग होंगे बिहार के 300 गांव। इस प्लान पर काम हुआ शुरू। आस्था के नाम पर अश्लीलता। कृष्णाष्टमी पूजा पर बार बालाओं ने जमकर के लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भाजपा ढोंगी है, पगलाया हुआ है। सनातन धर्म के सवाल पर बोले लालू, आरक्षण विरोधी है मोहन भागवत। बांके बिहारी मंदिर में लालू ने की पूजा, कहा राम हो या रहीम सबका एक है मालिक। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने का मामला। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ याचिका दाखिल। सुशील मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा हिंदुओं से माफी मांगे जगदानंद सिंह। नीतीश कुमार पर दिख रहा है उम्र का असर। जलेबी की तरह बात घुमाते रहते हैं, मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का तंज। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। गाने के माध्यम से हरी सहनी ने इंडिया गठबंधन पर किया वार। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, पुरानी गाड़ी खरीदने या फिर बेचने के लिए लागू हुआ यह नियम। अब पहले करना होगा ये काम। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग। टीका लगा करके घूमने वालों ने भारत को बनाया गुलाम, बोले जगदानंद सिंह। मंदिर बनाओ और मस्जिद तोड़ो, नहीं चलेगा देश। जन्माष्टमी के दिन लूट की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया फेल। गिरफ्त में आए 1 दर्जन बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके 3 शातिर। इस महीने भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर हो जाएगी धान की फसल बर्बाद, क्या करे किसान। सचिन खोल रहा था जन्माष्टमी का गिफ्ट, तभी सीमा हैदर के मुंह से निकला अल्लाह। जिसने भी सुना भौचक्के रह गया। पड़ोसी ने बताया शराब मामले में आरोपी का पता, तो पुलिस टीम पर हो गया हमला। एक के चक्कर में 3 गए जेल। कॉलेज में क्लास ना चलने पर शिक्षा विभाग के इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल। 48 घंटे के अंदर होगा निदान, आगे आपको बताएंगे ये नंबर। बिहार में हवाई किराया में बढ़ोतरी, यात्रियों की जेब होगी ढीली। जाने छठ दीपावली में कितने रुपए आएंगे खर्च। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि करीब 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। ये न सिर्फ एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं बल्कि एक ही टेबल पर डिनर भी करने वाले हैं। ये डिनर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज है, जिसे मोदी एवं उनकी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य और फिर विदेशी मेहमान शामिल हो रहे हैं। इस भोज में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से विदेशी मेहमान के साथ ही देश PM नरेंद्र मोदी एवं उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, सभी राज्यों के CM के साथ ही अन्य गणमान्य को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से आमंत्रण भोज भेजा गया है। आमंत्रण के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि CM नीतीश कुमार इस भोज में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि NDA से अलग होने के बाद CM नीतीश कुमार PM नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी कार्यक्रम का किसी न किसी बहाने बहिष्कार कर रहे थे। CM नीतीश कुमार अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद से CM नीतीश कुमार ने PM नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया है और विभिन्न मौके पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते रहे हैं। जहां पर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के आयोजित हो रहे भोज में शामिल होने का निर्णय CM नीतीश कुमार ने किया है। ये भोज 9 सितंबर की देर रात शाम की जा रही है, यानी कि आज रात, जिसे भोज के बहाने ही कई तरह की बातें होंगी। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 9-10 के दिल्ली में आयोजित की जा रही है, यानी कि आज और कल, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति, मॉरिशस के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री समेत 21 राष्ट्र अध्यक्ष और फिर शासन अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इसमें से कई नेता भारत पहुंच चुके हैं, जबकि आज कई नेता आने वाले हैं। जहां इस शिखर सम्मेलन को लेकर के भारत की तरफ से भव्य तैयारियां की गई है, जब पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जहां सुरक्षा इंतजाम को लेकर के कई तरह की तैयारियां की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जारी विवाद के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास जाकर के जब बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी CM हाउस जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। हाल के दिनों में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच हुए विवाद के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर को भी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक हुई थी। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर CM नीतीश कुमार की मौजूदगी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जम करके भड़के थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भागलपुर और फिर पटना में केस अधिक मिले हैं। भागलपुर में डेंगू की रफ्तार अधिक तेज है। डेंगू से बचाव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा एंटी लार्वा दवा का छिड़काव सघन अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। अस्पतालों में दवा और मेडिकल कॉलेजों में प्लेटलेट की उपलब्धता की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। जब बिहार में इस साल अब तक 398 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। इसमें पटना जिले में अब तक 146 और भागलपुर जिले में 133 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। इन दोनों शहरों में अधिक केस की वजह से मेट्रो और स्मार्ट सिटी के कारण हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर के बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि किसी भी जिले से डेंगू के मरीज के मरने की सूचना नहीं मिली है। यह सभी जगह अस्पताल अलर्ट मोड में है। यह उन्होंने बताया है कि सिवान, छपरा और शिवहर जैसे जिले में एक भी डेंगू के केस नहीं मिले हैं। सरकारी स्तर पर सोमवार से प्रत्येक दिन डेंगू की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में जिले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपर निदेशक ने बताया है कि वे डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के शुक्रवार को भागलपुर जा रहे हैं। डेंगू मच्छरों को मारने के लिए सभी सरकारी अस्पताल और फिर आसपास में फॉगिंग कराई जाएगी। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सदर, रेफरल, अनुमंडलीय और फिर PHC अस्पतालों को फॉगिंग मशीन खरीदने का निर्देश दिया गया है। यह खरीदारी में राशि का भुगतान रोगी कल्याण समिति करेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गाय लंपी वायरस का शिकार हो रहे हैं। जब पशुओं में लंपी वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, बाजार में इस रोग का दवा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में घरेलू उपचार से पशुओं का इलाज किया जा सकता है। सीमांचल में भी लंपी वायरस तेजी के साथ पांव पसार रहा है। सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, गया समेत पूरे बिहार में ये लंपी वायरस पांव पसार रहा है। जहाँ सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिले के अधिकांश प्रखंडों से इसके मामले सामने आए हैं। पशुओं में लंपी वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 25 प्रखंड लंपी वायरस के चपेट में आ गए हैं।
रहे हैं। आपको बता दें कि बाजार में इस रोग की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, इस कारण ये बीमारी बड़ी परेशानी बनती जा रही है। यह पशुपालन विभाग के पास वैक्सीन भी नहीं है। ऐसे में घरेलू उपचार से ही संक्रमित पशुओं का उपचार किया जा रहा है। पशु चिकित्सक भी पशुपालकों को लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं की सुरक्षा के साथ पौष्टिक आहार देने की नसीहत दे रहे हैं। संक्रमण को लेकर के अब मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज, शिवहर आदि जगहों से भी पशुओं के आने की सख्ती बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पशु डॉक्टर प्रमोद कुमार आर्या ने कहा है कि लंपी स्किन डिजीज होने पर पशुओं के शरीर पर गांठें बनने लगती है, जब उन्हें तेज बुखार आ जाता है, जब सिर और गर्दन के हिस्सों में काफी दर्द रहता है। इस दौरान पशुओं में दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये संक्रमण मच्छरों और फिर मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से फैलता है। जब दूषित पानी, लार और फिर चारे की वजह से पशुओं को ये रोग होता है। इस बीमारी के लक्षण दिखे तो फिर सबसे पहले अपनी बीमार गाय भैंसों को सबसे अलग कर दें। यही नहीं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अलग कर दें। पशुओं को रखने वाले स्थान पर साफ सफाई रखें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर आपके अन्य पशु भी इस बीमारी से पीड़ित होकर के जान गंवा सकते हैं। जब बीमार पशुओं का खास ध्यान रखें। आपको बता दूं कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कई जिलों में लंपी से संग्रहित नमूनों को जांच के लिए भोपाल और कोलकाता भेजा था। इसके बाद बिहार के कई जिलों में पशुओं में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है, जिनमें पटना, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, गया, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, नवादा, किशनगंज, अररिया, कटिहार जिला शामिल है। जहाँ और भी कई जिला है, उन जिलों में लंपी वायरस की पुष्टि हो पाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानसून भले ही अपने पुरजोर में नहीं है, लेकिन बिहार में बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। जहां हालांकि बादलों की आवाजाही और फिर नमी के प्रभाव की वजह से उमस की स्थिति भी रही है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों में आंशिक के माध्यम बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम बिहार में बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी पटना में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन उमस से लोग परेशान हो सकते हैं। जहाँ मौसम विभाग ने शुक्रवार को रोहतास, कैमूर, बांका और फिर गया जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य बिहार में आज वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी हल्की बारिश हो सकती है। आज शाम पटना में अचानक घने बादल छाए, हालांकि छिटपुट बारिश के बाद वैशाली की ओर बढ़ गए। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर से शुरू होगी। जहां इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा कई मायनों में खास होगी। सभी स्कूलों के परिणाम के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी। यह जिला स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि बेहतर ग्रेड वाले स्कूलों को किस तरीके की सुविधा दी जाए। जहाँ इसके अलावा कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में सम्मिलित भी किया जाएगा। हालांकि इससे पहले सिर्फ बच्चे की ग्रेडिंग की जाती थी। आपको बता दूं कि पिछली वार्षिक परीक्षा में जिन बच्चों के डी और ई ग्रेड आए थे, जहां उन पर इस साल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब विभाग की कोशिश है कि ये बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर ग्रेड प्राप्त कर सके। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने गर्मी की छुट्टियों में डी और फिर ई ग्रेड लाने वाले बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन कराया था। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा विभाग से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बहाली शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर में नई शिक्षक बहाली का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि कल सीएम नीतीश कुमार के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द बहाली शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। जहां इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया है कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों के नियोजन की तैयारी शुरू किया जाए। जहां इसके अलावा शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री धारकों से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी चर्चा हुई है। आपको बता दूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। सरकार की योजना के मुताबिक +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियुक्ति किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नियुक्ति खास विषयों के लिए सितंबर से फरवरी तक के लिए ही होगी। जब विशेष रूप से अंग्रेजी और फिर विज्ञान जैसे विषयों के लिए अतिथि शिक्षक तैनात होंगे। अपर मुख्य सचिव ने परीक्षा से पहले हर हाल में पाठ्यक्रम पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की है, जहां पूजा करने के लिए लालू प्रसाद यादव गुरुवार की शाम को पहुंचे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लालू प्रसाद यादव ने बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई और प्रदेशवासियों की इसकी शुभकामनाएं दी। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बीपीएससी के पीछे बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पूजा का आयोजन किया गया। जब पिताजी को भी बुलाए थे, आज उन्होंने भी यहां आकर के पूजा पाठ किया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम आज फास्टिंग में हैं और भगवान कृष्ण से पिताजी के स्वस्थ रहने की कामना की है। जब उनके चाहने वाले लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी रहे, ये मन्नत ठाकुर जी से मांगी है, यह कहना है तेज प्रताप यादव का। वहीं पर मीडिया ने पूछा है कि आप लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। मीडिया के इस सवाल के जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके दिमाग में रावण और असुर बसा हुआ है। जब उनके दिमाग से हमें निकालना होगा, उनके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, वह कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लेकर के अपने दिमाग की गंदगी को साफ कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना जिले के गांवों को सूरज की किरणों से जगमगाया जाएगा। जहां बिजली की खपत कम करने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को बढ़ावा देने और फिर गांव को जगमग करने के लिए 33,000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इस पर काम शुरू हो गया है। करीब 1200 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है। जिले में 3 एजेंसियों को सोलर लाइट लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 31 मार्च 2024 तक सभी वार्डों को सोलर लाइट से जगमग करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना जिले में 309 पंचायतें और फिर 4147 पंचायत वार्ड है। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 4 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के भौतिक सत्यापन और फिर पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर सोलर स्ट्रीट लाइट की संख्या पहले के मुकाबले दोगुनी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि रविवार 10 सितंबर को यानी कि कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी के साथ देवघर जाएंगे, जहां सोमवार को देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तेज प्रताप यादव को विजयी बनाएं, जहां उन्हें निरोग रखें। भारत और इंडिया को जो लेकर के छिड़े विवाद पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश की स्थिति का निराकरण भगवान श्री कृष्ण करेंगे, परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे देवता हैं। हम इस्कॉन मंदिर में भी पूजा करने के लिए गए थे। यह इस्कॉन मंदिर में देखा कि लाखों लोग राधे कृष्ण का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने बताया है कि मेरे बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की है। जन्माष्टमी के मौके पर आज यहाँ माथा टेकने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण से विश्व शांति की कामना की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया संगठन को हम लोगों ने बनाया है, इंडिया गठबंधन की बिल्कुल भी जीत होगी। जहां सनातन धर्म के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी ढोंगी है, पगलाया हुआ है। जब बात पर बात बनता जा रहा है, राम हो या फिर रहीम हो, सबका मालिक एक है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोहन भागवत आरक्षण विरोधी है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से न सिर्फ बिहार के शिक्षक परेशान हैं, बल्कि अनौपचारिक तौर पर उनके विभाग के मंत्री और फिर अब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष की भी नाराज बताए जा रहे हैं। जहां मंत्री सार्वजनिक मंच पर इशारों में के पाठक पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर वही अब लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष ट्वीट करके इशारों में के पाठक को बड़ी चुनौती दे दी है, यानी कि बड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल बिहार के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में चल रहा 1,70,000 शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसको लेकर के कई जगहों पर टीचरों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर के कहा था कि टीचरों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कार्य में लगाने से शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद बिहार सरकार की तरफ से टीचरों की ड्यूटी रद्द कर दी गई थी। जब वही टीचरों की ड्यूटी रद्द होने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष की नाराजगी भी सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करती है और बाद में उन्हें बदल देती है। इसमें हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसा तत्वों की बात करें जो TRIDV रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अतुल प्रसाद के इस ट्वीट से ये तो साफ हो गया है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है, लेकिन पाठक को सरकारी कार्य में अधिक दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों एक अजीबोगरीब ट्रेंड चल पड़ा है। जब शादी समारोह हो या फिर अन्य किसी भी तरीके का कोई भी पर्व त्यौहार हो, हर किसी में लोग अपनी मनोरंजन का साधन तलाशने में लगते हैं और फिर इसको लेकर के बार बालाओं के संग अश्लील ठुमके भी लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के सीतामढ़ी से निकल करके सामने आ रहा है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जम करके बार बालाओं की ठुमके लगवाए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कृष्णाष्टमी पूजा के आयोजन पर बार बालाओं से जम करके ठुमके लगाए गए हैं, जिसका एक वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ आस्था के नाम पर अश्लीलता फैलाई गई है। हालांकि केडीबी लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जी हाँ, हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही अश्लील है। हम आपको सिर्फ फोटो ही दिखा रहे हैं। आपको वीडियो इसीलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको बता दें कि वही ये वायरल वीडियो बाजपट्टी प्रखंड के पतदौरा में आयोजित एक कृष्णाष्टमी पूजा के दौरान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक स्टेज पर डीजे की धुन पर बार बालाएं ठुमका लगा रही है और सैकड़ों लोग बार बाला के ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच किसी ने इस आयोजन का वीडियो बना लिया जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इधर इस वीडियो के वायरल होते ही सवाल उठना शुरू हो गया है कि लगातार प्रशासनिक स्तर पर डीजे बजाने पर पाबंदी को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई थी। इसके बावजूद भी डीजे की धुन पर बार बालाओं से आखिरकार कैसे ठुमके लगाए गए? आखिरकार किसकी अनुमति पर यहाँ पर आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी गई और पूजा के दिन आधी रात को बार बालाओं को नचवाया गया? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नगर क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए या फिर नक्शा के अनुसार मकानों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे नगर परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बीते 5-7 सालों में तंग गलियां और फिर सड़कों की संख्या बढ़ी है। इससे नगर परिषद के लिए आधारभूत संरचनाओं की योजना बनाने में भी कठिनाइयां हो रही है। प्रधान के मुताबिक नगर परिषद द्वारा नक्शा पास कराए जाने से पहले स्थलीय जाँच करना होता है ताकि पता किया जा सके कि नक्शे के अनुरूप भवन का निर्माण हो रहा है या नहीं। लेकिन नगर परिषद प्रशासन नियोजित बसावट के प्रति उदासीन है। नगर क्षेत्र में नक्शा पास कराने की शर्त के मुताबिक पुराने मोहल्ले में सड़क के चौराहे की 6 फीट होने पर मकान स्वामी को 3-3 फीट जमीन छोड़ करके मकान बनाना है ताकि सड़क की चौड़ाई 12 फीट की हो जाए। नए क्षेत्र में 10 फीट की गली या फिर सड़क रहने पर मकान स्वामी को 5-5 फीट जमीन छोड़कर ही मकान बनाना है। लेकिन नक्शा पास कराने के बाद भी लोग सड़क से सटा कर ही मकान बना लेते हैं, जिससे गलियां या फिर सड़क काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इन गलियों में सड़क, नाली और फिर स्ट्रीट लाइट आदि योजनाओं पर काम जगह जगह से काम कराना मुश्किल बना हुआ है। यही नहीं, बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण पर संबंधित गृह स्वामी को जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। जहां अगर आप आज के बाद से कहीं भी मकान बनाते हैं, नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और आप बिना नक्शा पास किए हुए मकान बना लेते हैं, तो फिर आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन और फिर उनकी ही पार्टी के डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उदयनिधि स्टालिन और फिर ए राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और फिर मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी। जहां उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ख़त्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते हैं। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, उन्हें ख़त्म करना होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उसे ख़त्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद उनकी ही पार्टी के डीएमके के नेता ए राजा ने सनातन धर्म को लेकर के उनसे एक कदम आगे बढ़कर के विवादित बयान दे डाला। ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से भी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ए राजा ने कहा है कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, ये कुष्ठ रोग और फिर HIV से भी ज़्यादा घातक है। यह इन दोनों नेताओं के विवादित बयान को लेकर के याचिकाकर्ता विनीत जिंदल ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए जातीय जनगणना का दांव खेल रहा है। मकसद साफ है, पिछड़ी जातियों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना। जब बिहार में जातिगत जनगणना का सियासी मकसद यही है। जब बिहार में जातीय जनगणना लगभग पूरा हो चुका है और अब विपक्षी दलों का गठबंधन पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। विपक्षी पार्टियों की रणनीति को समझ रही नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका काठ ढूंढ लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार पिछड़ी जातियों को मिल रहे आरक्षण को लेकर के बड़ा फैसला
कर सकती है। यह जानकार सूत्र बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को पेश कर सकती है। भाजपा सूत्र बता रही है कि संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र में महिला आरक्षण, सम्मान, नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के साथ साथ जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को पेश करेगी। आपको बता दूं कि जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन के लिए किया गया था। इस कमेटी ने इस जुलाई में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज पद यात्रा के जरिए बिहार में जनता का नब्ज टटोलने निकले प्रशांत किशोर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर बढ़ती उम्र का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जलेबी की तरह बातों को घुमाने लगते हैं, जब बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं चलता है कि वे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर घुमा फिरा करके उसी बात पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में नीतीश कुमार के किसी भी बयान को उठा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि उनके ऊपर बढ़ती उम्र का असर हो रहा है। जनता ने जो काम दिया है वे काम करने के बजाय सीएम नीतीश कुमार को दुनिया के खत्म होने की बात हो रही है। कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सड़क, बिजली, पानी, स्कूल नहीं बना रहे हैं, बल्कि दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पहले बोलते थे तो फिर संजीदगी होती थी, लेकिन अब वे भी जो बोलते हैं उनको संजीदगी से कोई भी नहीं लेता है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तिलक टीका लगाने वाले सारे लोगों को देशद्रोह बताने वाले जगदानंद सिंह को हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। उनका ये अनर्गल कथन भूरा बाल साफ करो वाले लालू प्रसाद के बहुचर्चित बयान की याद ताज़ा करता है और साबित करता है कि A to Z की पार्टी होने का तेजस्वी यादव का दावा बिल्कुल भी झूठा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि RSS के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने ताज़ा संबोधन में ये कहकर के राजद, जदयू जैसे दलों की बेचैनी बढ़ा दी है कि समाज में असमानता रहने तक यानी अनिश्चित काल तक भारत में आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि RSS भाजपा और हिंदू धर्म के विरुद्ध जगदानंद का बयान इसी हताशा का परिणाम है। वह RSS को आरक्षण विरोधी साबित करने में कभी भी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ऐसे गैर जिम्मेदार बयानबाजों का जमघट हो गया है, जिसमें हिंदू धर्म, मोदी सरनेम या फिर गुजरात प्रांत के सभी लोगों को गाली देने की होड़ लगी है। राजद के जगदानंद और फिर कांग्रेस के पवन खेरा भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग विश्व कल्याण की चिंता करने वाले महान सनातन धर्म को तुष्टिकरण की शूद्र राजनीति के चलते लांछित करने के लिए इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ और HIV तक से कर रहे हैं, उन्हें यदि हिम्मत हो तो फिर वे किसी और धर्म के बारे में 2 शब्द बोल करके देख लें। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि परम सहिष्णु सनातन धर्म के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, उदयनिधि स्टालिन से लेकर के जगदानंद तक की गालियों का जवाब वोट से देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने इंडिया गठबंधन पर गाने के माध्यम से हमला बोला है। सनातन धर्म के विरोध पर पूछे गए सवाल पर गाना गाकर के हरी सहनी ने मीडिया के सवाल का जवाब दिया है। गाने के बोल इस प्रकार है कि जो राम को लाए हैं भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। गाने के बाद हरी सहनी ने कहा है कि भगवा का अर्थ भाजपा से नहीं बल्कि सनातन धर्म से है और सनातन की रक्षा करना इसलिए जरूरी है कि सभी धर्मों की रक्षा हो। हरी सहनी ने आगे कहा है कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और ऋषि मुनियों के द्वारा ही दिया गया नाम भारत है, लेकिन इंडिया नाम भारत को गुलामी के जंजीर में जकड़ने वाले अंग्रेजों ने दिया था। इसी के विपक्ष की मानसिकता थी समझी जा सकती है। जहाँ दूसरी ओर उन्होंने सनातन धर्म का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन सभी धर्म की केंद्र बिंदु है और सनातन सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि हमारा आदर्श भी है। जहाँ आज विदेश में रहने वाले भारतीय भी जो सनातनी है वह तमाम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज विरोधियों के द्वारा भारतवर्ष में ही सनातनियों को भड़काया जा रहा है। दोस्तों अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। जी हाँ, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें, नहीं तो आप बाद में भारी पछता सकते हैं। आपको बता दूं कि UIDAI ने आधार कार्ड यूज़र्स को बड़ी सहूलियत देते हुए अब इसे फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। जहां पहले आधार कार्ड में फ्री में अपडेट कराने के लिए 14 जून 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन इससे पहले ही 3 महीने के लिए 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। जहां अब एक बार फिर से UIDAI ने इस सुविधा को 14 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है।
जहां आधार कार्ड आज के समय में लोगों की पहचान का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। जहां इसके साथ ही तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना भी बेहद ज़रूरी है। हालांकि इस काम को कराने के लिए शुल्क लगता है, लेकिन UIDAI ने बीते मार्च महीने में इसे ऑनलाइन फ्री में अपडेट कराने की सुविधा दी है। और फिर अब इस काम को आप 14 सितंबर 2023 तक बिल्कुल भी फ्री में कर सकते हैं। UIDAI ने एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आधार दस्तावेज को अपडेट करने के लिए सरकार 3 महीने का अतिरिक्त समय दे रही है और इस समय का माई आधार पोर्टल के माध्यम से अब 14 दिसंबर तक फ्री अपडेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि UIDAI आधार कार्ड धारक को नामांकन की तारीख से 10 साल पूरे होने पर इसमें दिए गए दस्तावेजों को एक बार अपडेट करने को कहा है। या इस काम को घर बैठे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर आप भी अपने घर बैठे आधार कार्ड को अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले www.myaadhar.ui.gov.in/ पर जाना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद नाम, लिंग, जन्मतिथि और पता अपडेट ऑप्शन पर जाएं। उसके बाद अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो फिर अपडेट एड्रेस के विकल्प को चुनें। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP डाल करके आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट्स अपडेट ऑप्शन को चुनें, जहां अब आपकी आधार डिटेल्स दिखाई देगी। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स को चेक करके वेरीफाई करें और फिर आगे बढ़ें। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एड्रेस प्रूफ की कॉपी अपलोड करनी होगी। अब आधार अपडेट स्वीकार होने पर 14 नवंबर तक का अपडेट रिजेक्ट नंबर URN जनरेट हो जाएगा। इस नंबर के जरिए आप अपने आधार में किए गए अपडेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड होल्डर को अभी तक अपने आधार में किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट करने के लिए ऑनलाइन 25 रुपये और फिर ऑफलाइन 50 रुपये का शुल्क देना होता था। यानी अगर आप आधार केंद्र पर जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराते थे तो फिर 50 रुपये चार्ज लगता था। जहाँ वहीं अब इस काम को माई आधार पोर्टल के जरिए करते हैं तो फिर आपको 25 रुपये की फीस देनी होती थी। लेकिन बीते 15 मार्च 2023 से ऑनलाइन आधार अपडेट की सुविधा बिल्कुल भी फ्री कर दी है। आप बिल्कुल मुफ्त में अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। हम आपको जो अभी तरीका बताए हैं उस तरीका पर आप अगर अपडेट करते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप बिहार में रहती हैं और अपनी पुरानी गाड़ी या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए काफ़ी काम की खबर है। जब बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने गाड़ियों की खरीद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल परिवहन विभाग की तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि अब बिहार में निबंधित डीलर ही पुराने गाड़ियों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। जहाँ इसके लिए वाहन डीलर को जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जहाँ नई मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यवस्था लागू कर दी गई है। जहाँ इसके जरिए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी पर रोक लगाए जाने की प्लानिंग परिवहन विभाग ने की है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग पुराने गाड़ियों का कारोबार करने वाले डीलर पर निगरानी के लिए ये व्यवस्था लागू करने जा रहा है। जहाँ इसके तहत वैलिड प्राधिकरण प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कारोबारी पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। नई व्यवस्था में डीलर की जवाबदेही तय की गई है। इससे पुरानी गाड़ी खरीदने वालों को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि पहले डीलर की कोई भी जवाबदेही नहीं होती थी। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि इससे पुरानी गाड़ियों को व्यापार में इससे पारदर्शिता आएगी। डीलरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी या चोरी के वाहनों की बिक्री और फिर वाहनों की तस्करी औपचारिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। या इसके साथ ही रजिस्टर्ड डीलरों को अपने कब्जे वाले गाड़ियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाने, NOC और फिर स्वामित्व के हस्ताक्षेप के लिए आवेदन का भी अधिकार होगा। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में हिंसा की कथित वीडियो वायरल होने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर के बड़ी मांग कर दी है। मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि पर NSA लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को लेकर के दिए गए विवादित बयान के कारण पूरे देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहाँ ऐसे में उदयनिधि पर NSA लगा करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें कि फेक वीडियो वायरल करने के मामले में पटना की बेऊर जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर के तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर NSA लगाने की मांग की है। जहां उन्होंने कहा है कि उनके बेटे मनीष कश्यप ने बिहार के मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम किया था, लेकिन उसके वीडियो को
फर्जी बता करके तमिलनाडु के अलग अलग जगहों पर 6 फर्जी केस करके बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की मिली भगत से उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर उनके बेटे मनीष कश्यप की वजह से 2 राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है तो फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से पूरे देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में उसके ऊपर NSA लगा करके जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? अगर देश का संविधान सबके लिए बराबर है तो फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर भी NSA लगाया जाए। दोस्तों, देश में पिछले दिनों एक बात काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, वो ये कि पति अपनी पत्नी को पहले पढ़ाता है, फिर पत्नी पढ़ करके जब अधिकारी यानी कि SDM बन जाती है तो फिर वह दूसरों के साथ फरार हो जाती है। इसके बाद अब बिहार के पूर्णिया से कुछ इसी तरीके का मामला, मिलता जुलता मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी एग्ज़ाम देने की बात कह करके अकेले अपनी स्कूटी से घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद अब वह अपने देवर के साथ यामाहा R15 बाइक से घूमने निकल गई। पति ने पत्नी को जब उसके देवर बाइक पर घूमते हुए पकड़ लिया तो उसने पहले पत्नी का मास्क उतारा, फिर बीच सड़क पर ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सड़क पर ही पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर सड़क पर पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे का पूरा वीडियो भी वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पति ने अपने ही कैमरे से शूट किया है। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये पूरा मामला किशनगंज शहर के बस स्टैंड से लगे 4 स्टार के पास का बताया जा रहा है। इस वीडियो के मुताबिक युवक खुद का नाम रितेश चौहान बता रहा है। वीडियो की शुरुआत में रितेश को दोस्त की गाड़ी की बैक सीट पर बैठे पत्नी का पीछा करते हैं और अपने फोन से वीडियो बनाते दिख रहा है। रितेश जैसे ही पत्नी के पास पहुंचता है और फिर पत्नी के चेहरे से मास्क हटाता है तो फिर वह पत्नी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर उसे थप्पड़ जड़ देता है। जब रितेश ऑन कैमरा पत्नी से पूछता है कि तुम एग्ज़ाम देने सेंटर आई थी ना, तो फिर दूसरे लड़कों के साथ कैसे बैठी हो, थोड़ी भी शर्म लिहाज है? इस पर पत्नी कहती है कि जिस बाइक से वे आ रही थी वह ख़राब हो चुकी है। वहीं अपनी पत्नी की बात सुनकर के रितेश कहता है कि बाइक ख़राब हुई तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मास्क पहन करके दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। इसके बाद पति रितेश वहां खड़े होकर के कुछ लोगों से कहता है कि ये मेरी पत्नी है, बाइक ख़राब होने पर मुझे नहीं बोली, ये किसी और के साथ घूमने लगी है। वीडियो में थोड़ी देर बाद रितेश की साली भी दिखाई देती है। उसकी अपनी पत्नी और साली के साथ बकझक शुरू हो गई है। जहां हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पति अपना नाम बताते हुए कहता है कि उसकी पत्नी जिस लड़के के साथ घूम रही है वह रिश्ते में उसका दूर का भाई लगता है। दोस्तों, बात करते हैं कि टीका लगा करके घूमने वालों ने भारत को गुलाम बना दिया। हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने से काम नहीं चलेगा। बना लो मंदिर और तोड़ दो मस्जिद, इससे भारत नहीं चलेगा। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बातें RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही है। जगदानंद सिंह बुधवार को पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद यादव थे? क्या उस समय राम मनोहर लोहिया थे? ये लोग तो उस समय नहीं थे, बल्कि टीका लगा करके घूमने वाले लोग थे। जगदानंद सिंह ने कहा है कि हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने से काम नहीं चलेगा। जब बना लो मंदिर और तोड़ दो मस्जिद, इससे भारत नहीं चलेगा। यदि इस देश को किसी ने गुलाम बनाया है तो फिर वह टीका लगा करके घूमने वालों ने बनाया है। उस समय लालू प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या फिर कर्पूरी ठाकुर नहीं थे। इन्हीं लोगों की वजह से देश गुलाम बना है। टीका लगा करके घूमने वालों की वजह से देश गुलाम बना। इसके आगे जगदानंद सिंह ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को राज मिल गया था। जनता ने बता दिया था कि बिहार में वही राज करेंगे। हो सकता है कि तकनीकी कारणों की वजह से ये बेईमानी से बात नहीं बन पाई, लेकिन अब तेजस्वी यादव के फैसले को और मजबूती से आगे ले जाना है। जहाँ मुल्क की समस्या और फिर अपनी समस्या से ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए हम लोगों को एकजुट रहना है और फिर मुल्क की समस्या को जड़ से खत्म करना है। वही इधर इंडिया भारत विवाद के बीच नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भाजपा और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर काम कर रही है। हमें भारत कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया ऐलान किया गया है तब से भाजपा को इंडिया शब्द से आपत्ति होने लगी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और RSS का मंसूबा कभी भी सफल नहीं होगा। हम सदन से लेकर के सड़क तक भाजपा के संविधान विरोधी कृतियों का मुखालफत करते रहेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।